इमरान खान ने शहबाज सरकार को पाकिस्तान का जंगल राज कहा है। पाकिस्तान की मौजूदा हालात के लिए शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा हमला पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर बोला और आरोप लगाया कि सारा गेम प्लान तो नवाज शरीफ का ही है, जो क्रिकेट टीम के 12वें खिलाड़ी की तरह पाकिस्तान से बाहर लंदन में बैठा हुआ है। इनका सिर्फ मकसद ही एक है कि किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन को डरा धमका के खत्म करो, ताकि ये खत्म हो जाए तो फिर वो जो मैं जिसका नाम 12th मैन भी रखा हुआ है वो लड़ने से भागा भागा है। जब वो समझ जाए कि अब ग्राउंड तैयार हो गई है तो तब वो आके इलेक्शन जीत के तो कहे जी देखे बहुत बड़ा मार्का मारा। ये सिर्फ गेम प्लान है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से अगर पाकिस्तान को जल्द ही मदद नहीं मिली तो वहां की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से ढह जाएगी। जाहिर है ऐसे हालात पर इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधा है। इमरान खान ने कहा कि 9 महीने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। 50 साल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है। इस वक्त जो आम इंसान चीजें खरीदता है, सबसे जो बुनियादी चीज है वो आटा है। वो 60 रुपए किलो से पहुंच गया है 150 रुपए। ये आम आदमी खाता है। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ ये जानते हैं कि अगर अभी चुनाव हुए तो उनका सत्ता में लौट पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और इमरान खान की पार्टी को चुनाव में फायदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज नियुक्त होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। 5 जजों को कल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ शपथ दिलाएंगे। वाराणसी के माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। माघ मेले के इस आखिरी स्नान के लिए कई श्रद्धालु अब भी पहुंच रहे हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक की है। सरकार ने चाइनीज लिंक वाली सट्टेबाजी और लोन देने वाली 232 ऐप्स को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर CISF ने 50 लाख रुपए की विदेशी करेंसी जब्त की। आरोपी यात्री ने कपड़ों के बैग के अंदर विदेशी करेंसी को छुपाया था। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के आसमान में पिछले कुछ दिनों से मंडरा रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया गया। स्पाई बलून को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि अमेरिका बलून को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा था। लिहाजा जो बाइडेन प्रशासन ने चीन के स्पाई बलून को मार गिराने का फैसला किया। इसके लिए दक्षिण कैरोलिना तट के पास स्पाई बलून पर F-22 फाइटर जेट से मिसाइल दागी गई। There, suddenly we saw something take off from the jet. Knew it was a missile, and you could see the explosion. Didn't hear anything, but saw the explosion of the balloon. गुब्बारे को गिराने के लिए AIM-9X साइड विंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल से हमला उस वक्त किया गया जब स्पाई बलून अमेरिकी तट से करीब 6 समुद्री मील दूर पानी के ऊपर मंडरा रहा था। मिशन में कई लड़ाकू और ईंधन भरने वाले विमान शामिल थे, लेकिन हमला F-22 फाइटर जेट से किया गया। हमले के बाद चीन का स्पाई बलून फट गया और वो नीचे की ओर आता दिखा। Gosh, it was almost like a moving cloud coming down, and then the smoke was gone, and it just started slowly going down, but further out towards the ocean. बलून का सारा मलबा समंदर में गिर गया, जिसे निकालने के लिए अभियान चलाया गया। अमेरिका ने चीन के स्पाई बलून को मारने से पहले इस बात का पूरा इंतजाम कर लिया था कि उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसके लिए अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कैरोलिना के एयर स्पेस को कुछ देर के लिए बंद भी कर दिया था, क्योंकि चीन के स्पाई बलून को मार गिराने के लिए F-22 लड़ाकू विमान ने वर्जीनिया के लैंगली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी और चंद मिनट बाद ये लड़ाकू विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचे चीनी गुब्बारे तक पहुंच गया और मिसाइल से हमला कर दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन, दक्षिण कैरोलिना में चार्ल्सटन और मर्टल के बीच में हवाई अड्डों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया, यानी तीनों हवाई अड्डों पर गतिविधि पूरी तरह से बंद कर दी गई। चीन के स्पाई बलून को मार गिराए जाने से लगभग 2 घंटे पहले ही इलाके के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया था। कैरोलिना तट के आसपास किसी भी जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं थी।
चीन का स्पाई बैलून पहली बार 28 जनवरी को अमेरिकी क्षेत्र में घुसा था, 3 दिन बाद वो कनाडा के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया और 31 जनवरी को फिर से चीन का स्पाई बैलून अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने 2 फरवरी को सार्वजनिक रूप से चीन के स्पाई बैलून के अमेरिकी एयर स्पेस में घुसने के बारे में खुलासा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 फरवरी को ही चीन के स्पाई बैलून को मार गिराने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन पेंटागन ने तब तक इंतजार करने की सिफारिश की थी जब तक कि बैलून समंदर के ऊपर न आ जाए, क्योंकि पेंटागन को इस बात की चिंता थी कि अगर स्पाई बैलून रिहायशी इलाकों में गिरा तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इसीलिए जैसे ही चीन का स्पाई बैलून उत्तरी अमेरिका में संवेदनशील सैन्य स्थलों को पार करने के बाद कैरोलिना तट पर पहुंचा, उसे मार गिराया गया। चीन के स्पाई बैलून को गिराए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने F-22 लड़ाकू विमान के उस पायलट की जमकर तारीफ की जिसने मिशन को अंजाम दिया। बाइडेन ने कहा कि मेरे आदेश पर चीन का स्पाई बैलून मार गिराया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर चीन के गुब्बारे को कैरोलिना में समंदर के ऊपर ही क्यों मार गिराया गया। अमेरिकी सीमा में बैलून के घुसने के बाद से नॉर्थ अटलांटिक एरोस्पेस डिफेंस कमांड और यूएस का उत्तरी कमांड इसे लगातार मॉनिटर कर रहा था। अपने गुब्बारे को अमेरिकी फाइटर जेट से मार गिराए जाने के बाद चीन ने सख्त नाराजगी जताई है। चीन ने कहा है कि अमेरिका का बल प्रयोग पर जोर देना वास्तव में एक अनावश्यक प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है। इसके लिए चीन ने पेंटागन के एक बयान का हवाला दिया और कहा कि पेंटागन ने भी बताया था कि गुब्बारा जमीन पर लोगों के लिए सैन्य या शारीरिक खतरा पेश नहीं करता। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके पास अमेरिकी कार्रवाई की प्रतिक्रिया में आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित है और उसका देश अपनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी पक्ष के साथ कई बार संवाद किया गया और उन्हें बताया गया कि हवाई पोत अनायास ही अप्रत्याशित रूप से अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया और ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। चीन ने कहा कि इसके बावजूद अमेरिका ने बैलून पर बल का प्रयोग किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है। चीन ने गुब्बारे के असैन्य एयरशिप होने और मौसम संबंधी अनुसंधान में इस्तेमाल होने का दावा किया था। LAC पर तैनात चीन के सैनिक अब स्पाइक वाले हथियारों से लैस होंगे। जिनपिंग सरकार ने फैसला किया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को बुरी तरह से पीट दिया था, जिसके बाद ही जिनपिंग सरकार ने अपने सैनिकों को स्पाइक वाले हथियारों से लैस करने का फैसला किया। ये खास तरह के हथियार हैं जो कि कटीले और नुकीले होते हैं। यानी अब LAC पर तैनात चीन के सैनिकों के हाथों में ऐसे हथियार होंगे जिनके आगे कटीली तार लगी होगी। इन हथियारों से आसानी से किसी को भी घायल किया जा सकता है। चीन ने ऐसे हथियारों की खरीद के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि चीन को ऐसे नुकीले हथियारों की तुरंत जरूरत है। तवांग में जब से चीन के सैनिक भारतीय सेना के हाथों पिटे हैं, तब से वो खौफ में हैं। इसीलिए LAC पर भारतीय सैनिकों का मुकाबला करने के लिए चीन के सैनिक अब स्पाइक हथियारों से लैस किए जाएंगे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है। दुनिया के 2 सबसे समृद्ध देशों में गिरते बर्थ रेट की वजह महंगाई को बताया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों देशों में खाने पीने के सामान का खर्च, मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा है। सरकारी नीतियां, सामाजिक ढांचा और आर्थिक हालात की वजह से इन देशों में युवाओं की सोच बदल रही है, जिसकी वजह जापान में रहना जो है वो भारत के मुकाबले 182% तक महंगा है, जबकि चीन में रहना भारत की तुलना में 104% तक महंगा है। जापान में खाने पीने का सामान भारत से 135% ज्यादा महंगा है और यहाँ घर का किराया भारत से 218% ज्यादा है। यही नहीं, जापान में कपड़े भी भारत से 18% ज्यादा महंगे हैं। ऐसे महंगाई की वजह से जापान में बीते 10 साल में बर्थ रेट 60% तक गिर गया है। चीन में भी 2 बच्चों की नीति के साथ ही महंगाई को भी घटती बर्थ रेट का जिम्मेदार ठहराया गया। अगर भारत से तुलना करें तो चीन में खाने पीने का सामान 117% महंगा है, जबकि चीन में घर का किराया भी भारत से 111% ज्यादा है। और जहां तक कपड़ों की बात है तो भारत की तुलना में चीन में कपड़े 62% ज्यादा महंगे हैं।